सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज नए 5 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक संवैधानिक पीठ के निर्णय को लेकर है। इसमें कहा गया है कि जो सांसद हैं माननीय होते हैं उनको अभियोजन से छूट नहीं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहमति का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में मत डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं होती है। कोर्ट के इस फैसले से सांसदों और विधायकों की संरक्षण देने संबंधी उसका संरक्षण देने संबंधी झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 1998 का फैसला पलट गया। बेसिकली जो हम जानते हैं कि हाल ही में महुआ मोहित्रा जी जो थी, इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर, देखिए उद्योगपति क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं आपके। इनको मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालना है, ठीक है, मगर उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। और दूसरी बात ये भी है कि इस गवर्नमेंट की खास बात ये है, जो मोदी गवर्नमेंट है, कि इसमें बातें लीक बिल्कुल नहीं होती हैं। ऐसा बहुत बड़े घराने के लोग, और इवन एक बार इंडिया टुडे के जो आपके चेयरमैन सीएमडी हैं पुरी सर, वो भी कह रहे थे कि पहले तो सरकार की खबरें हमें सिस्टम से उड़ती उड़ती मिल जाती थी, अब तो सरकारी खबरें मिलती भी नहीं है, मतलब कि इतना लीक प्रूफ सिस्टम हो गया है। तो अब कुछ उद्योगपति हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सांसदों को पैसा दे देते हैं, क्योंकि संसद में तो क्वेश्चन पूछना अलाउड होता है। तो सांसदों को पैसा दे देते हैं, वो बोलते हैं कि भैया काम करना, अब ये क्वेश्चन पूछना, क्योंकि जब सरकार उसका जवाब देगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, तो हम बस समझ जाएंगे कि उसमें सरकार कर क्या रही है। और सरकार हमेशा एक रिटन जवाब देती है कि आंकड़ों के हिसाब से क्या आंकड़े हैं, क्या कहा है, क्या अगर नहीं है। तो यही कागज़ जो होता है, ये सांसद या जो मंत्री होता है, ये उद्योगपति को दे आता है कि देखिए सरकार ने जवाब दे दिया है कि सरकार अभी अगले 2 साल में और सड़क परिवहन योजना शुरू कर देगी। इससे क्या होता है, ये लोग अपने प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, सड़क परिवहन योजना का काम शुरू हो जाएगा, एक काम करो, उस क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगा दो, क्योंकि सड़क बन जाएगी तो मार्केट के रेट ऊपर चले जाएंगे अपने आप, तो फैक्ट्री भी उठना शुरू हो जाएगी, मतलब कारोबार जो है। और फैक्ट्री नहीं भी उठी तो फैक्ट्री का वैल्यू, जो लैंड की वैल्यू है, वो उठना शुरू हो जाएगी। बस आ गए थे। संविधान पीठ ने कहा कि 1998 के बहुमत के फैसले का सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। सदन के सदस्यों के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को की नींव कमजोर होती है। मतलब करप्शन से तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम नहीं चल पाएगा ना। अनुच्छेद 105 से 194 के विपरीत है, ठीक है। अनुच्छेद 194 संसद और विधानसभा में सांसदों द्वारा विधायकों की शक्तियों एवं विशेष अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ के लिए फैसले का मुख्य भाग बढ़ते हुए कहा कि संसद एवं विधायकों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करते हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा इत्यादि शामिल थे। इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि और जो प्रोटेक्शन महुआ मोहित्रा ले रही थी, जो सांसदों को मिलता है, जो एक आप जानते हैं ना, एक प्रिविलेजेस होते हैं ये आपके, कि उनको बोलने की आज़ादी है, उनको पूछने की आज़ादी है पार्लियामेंट के अंदर, उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, दुनिया भर की बातें। तो उन्होंने कहा है कि उन विशेष अधिकारों के अंतर्गत इस केस को नहीं लाया जाएगा जो आपका रिश्वतखोरी का है। आ जाते हैं आज संपादकीय में लेख आया है, पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसमें देखिए, पहले यह विचित्र है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने, उसका सफाई के लिए जंग का ऐलान करने वालों को खुद भ्रष्टाचार करने का एक तरह से हक हासिल था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता है या किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करता है तो उस पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है। मतलब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे विधायक हैं,
अगर ये भी अब पैसे लेकर किसी भी प्रकार का सवाल पूछेंगे तो ये करप्शन की कैटेगरी में आएगा, ये करप्शन का ही कैटेगरी माननी चाहिए, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये अनुच्छेद पूरे सदन की सुरक्षा के मकसद से बनाया गया है, ना कि किसी एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के लिए। मामला दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता से जुड़ा हुआ था, जिस पर आरोप था कि 2012 में उसने रिश्वत लेकर राज्यसभा चुनाव में दूसरे दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। इस मामले में नरसिम्हा राव बनाम सरकार के मामले में एक आए फैसले की ताज़ीर देते हुए आरोपी को बरी करने की गुहार लगाई गई थी, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पुराने फैसले को भी असामान्य करार दे दिया। नरसिम्हा राव मामले में कुछ सांसदों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान के रिश्वत लेकर सत्ता पक्ष के लिए मतदान किया। बेसिकली दूसरे ग्रुप के लिए वोटिंग करी थी रिश्वत लेकर, तो ये आरोप लगा था। ठीक है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का यही फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि उसमें डिसीजन दूसरा आया था। अभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जिस तरह लाइन लांग कर दूसरे दल के प्रत्याशी एक पक्ष के मतदान में करने का मामला आया है, उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। संबंधित विधायकों के दल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तो की है, मगर उससे लोकतांत्रिक मूल्यों की शुचिता का भरोसा पैदा नहीं होता। देखिए, अल्टीमेटली ये काम क्यों होना चाहिए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर पार्लियामेंटेरियंस ही करप्ट हो जाएंगे, अगर वो पैसे लेकर काम करेंगे, तो जो फाउंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो हमारी नींव है डेमोक्रेसी की, वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पार्लियामेंटेरियंस का जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है, वो एक गुड बिहेवियर हो, है ना। पार्टीज़ को चेंज करते रहना, एक पार्टी में होने के बाद भी दूसरे पार्टी से उन्हें वोट कर देना, पार्टी को कभी भी लांग के चला जाना, ये सब एक अच्छी हेल्दी पार्लियामेंट के लिए नहीं होता है। दिस विल नॉट बी ए सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। बचपन पर मंडराता खतरा। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिगों को शामिल ना करने के निर्देश दिए। आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम चुनाव में प्रचार के पूर्व पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं देखने चाहिए। चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया साथियों कि बच्चों को आप ऐसे प्रचार में मत लगाइएगा, उनका इन सब कामों में कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए। आयोग ने कहा कि किसी भी तरीके से बच्चों को राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत, नारे या बच्चों द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना दंडनीय होगा। सवाल है कि क्या आज़ादी के अमृतकाल में हम बाल श्रम के मुद्दे पर कोई ठोस पहल कर पाएंगे? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 10 श्रमिक में से एक श्रमिक बच्चा है। बाल श्रम निवारण के लिए बने विभिन्न कानून अतिरिक्त 2009 में बने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत भी बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का अधिकार दिया है, ताकि वे बाल श्रम से दूर रहकर अपनी इच्छा के अनुसार भविष्य चुन सकें। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाल श्रम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अनेक जगहों पर अब भी छोटी बच्चियों को घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रखा जाता है, तो छोटे बच्चों से दुकानों, खेतों और अन्य स्थानों पर काम कराया जाता है। ये बाल श्रम एक यूनिवर्सल समस्या है, इंटरनेशनल समस्या है। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम बाल श्रम की समस्या को दूर कर सकें। बाल श्रम के कारण आज अनेक बच्चे कुपोषण और विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। अक्सर हम बाल श्रम का बहुत ही सीमित संदर्भ में लगाते हैं, जबकि अगर बच्चों के दिमाग पर किसी भी रूप में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके दिमाग को परंपरागत श्रम से अलग करना पड़ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर बच्चे कहीं ऑक्यूपाइड हैं, तो मतलब कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है ही नहीं। इस समय भारत समेत दुनिया भर में बच्चों पर अनेक तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। विडंबना ये है कि अब जलवायु परिवर्तन भी बच्चों को अपना शिकार बना रहा है।
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 2.3 अरब बच्चों से लगभग 69 करोड़ बच्चे जलवायु परिवर्तन के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो बिल्कुल क्लाइमेट से हाईली इन्फ्लुएंस क्षेत्र है। लगभग 53 करोड़ बच्चे बाढ़ और उष्णकटिबंधीय तूफानों के सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहते हैं। मतलब कि बच्चे, हमें जो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि बाल श्रम को रोकना चाहिए और किसी प्रकार का रोजगार जिसमें बच्चों को लगाया जा रहा है उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो श्रम नियमों के अंतर्गत आ रहा है या नहीं। बाकी ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, संवाद है ये, अन्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को लेकर है। हम इस पर टाइम नहीं देंगे, क्विक एनालिसिस है तो क्विक हम आपको देके इसमें वाइंड अप कर देंगे। बाकी खेल जगत की खबरें का भी अध्ययन आप विशेषकर करिएगा, क्योंकि आयोग की परीक्षाओं में पीसीएस लेवल पे बहुत पूछी जाती है। कोई भी करंट अफेयर मिस हो गई अगर हमसे तो आपको हमारी वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी। वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।